अपग्रेड कर रहा है, हथियारों को मॉडिफाइड किया जा रहा है। इसके लिए वो खुद की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के साथ ही जहां जरूरत पड़ रही है वहां वो दूसरे देशों से समझौते भी कर रहा है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। भारत अमेरिका के बीच एक और डील पर मुहर। बदल जाएगा हथियारों का रूप और सेना का तेवर। दुश्मन लगाएगा घात, फिर भी मिलेगी उसे मात। भारत के लिए ये गुड न्यूज है। वो लगातार अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है। ज्यादातर ये काम उसके अपने वैज्ञानिक यानी देसी तकनीक के दम पर हो रहे हैं। बावजूद इसके भारत ने दुनिया के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं। वो अभी भी अपनी जरूरतों के लिए रूस और अमेरिका जैसे देशों से रक्षा करार कर रहा है। अमेरिका से हुई नई डील उसी का अहम पड़ाव है। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 9.3 करोड़ डॉलर के हथियार की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इससे नई दिल्ली को जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और एक्स कैलिबर सटीक निर्देशित आर्टिलरी राउंड्स का नया बैच मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस पैकेज में 100 FGM 148 जेवलिन मिसाइलें, 25 लाइट वेट कमांड लॉन्च यूनिट्स और 216 एक्स कैलिबर आर्टिलरी राउंड्स हैं। इसके अलावा लाइफ साइकिल सपोर्ट, सिक्योरिटी इंस्पेक्शन, ऑपरेटर ट्रेनिंग, लॉन्च यूनिट्स के लिए रिफर्बिशिंग सर्विस और पूरी ऑपरेशन कैपेबिलिटी के लिए जरूरी दूसरी चीजें भी शामिल हैं। अमेरिका ने इस हथियार बिक्री की मंजूरी ऐसे समय में की है जब भारत और पाकिस्तान कुछ महीनों पहले सीधे सैन्य टकराव में उतर चुके हैं। वॉशिंगटन ने एक्स कैलिबर गाइडेड आर्टिलरी राउंड की बिक्री को भी मंजूरी दी, जिसकी कीमत लगभग 4.7 करोड़ डॉलर है। इसके हथियार सौदे की कुल कीमत 9.3 करोड़ डॉलर हो चुकी है। TSA ने इस बात पर जोर दिया कि इस बिक्री से इलाके में बुनियादी सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं होगा। जेवलिन सिस्टम को RTX और लॉकहीड मार्टिन ने मिलकर बनाया है। यह एक एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम है जिससे पैदल सेना की यूनिट लंबी दूरी पर बख्तरबंद टारगेट पर बहुत सटीकता से हमला कर सकती है। भारत को एक्स कैलिबर राउंड आर्टिलरी यूनिट भी मिल रही है जो GPS निर्देशित सटीकता देते हैं। इस क्षमता का इस्तेमाल भारत पहले भी कोलेटरल डैमेज को कम करने के लिए कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए आगे बढ़ते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर राजन कोचर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए, विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर भी जुड़ गए मेरे साथ। तो बहुत स्वागत है सर आपका एंड वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आप ही के पास आते हुए डॉक्टर राजन कोचर सर, ये जो डील हुई है इसके बारे में आप ये क्या कहेंगे? और सबसे बड़ी बात ये भी सर कि ये कितना ज़रूरी हो जाता है अभी के सर्कमस्टेंसेस में भारत के लिहाज से? धन्यवाद खुशबू जी, मुझे इस डिस्कशन में आपने बुलाया। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि वॉरफेयर का तरीका चेंज हो रहा है और इसीलिए आपने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अनाउंस किया है कि एक रुद्र ब्रिगेड आ रही है, एक भैरव बटालियन आ रही है, क्योंकि ये आने वाले युद्ध में जो जितनी जल्दी कार्रवाई करेगा और जो टाइम पे अपना जो मिशन को कंप्लीट करेगा वो अहमियत रखेगा। और कार्रवाई आपकी दुरुस्त हो और कार्रवाई आपकी टाइम पे हो और जो आपको मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन इफेक्ट टारगेट पे आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको फायर पावर की ज़रूरत है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो डील है ये भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ख़ास तौर पे आपने जब जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल का आपने जिक्र किया, ये एक इसको बहुत ही बेहतरीन वेपन सिस्टम है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, यूक्रेन रशिया की लड़ाई में कुछ स्टैटिस्टिक्स है मेरे पास, 300 जेवलिन मिसाइल इस्तेमाल हुए थे
और 280 टैंक्स को नष्ट किया गया था रशिया के 93% हिट प्रोबेबिलिटी के साथ। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट एक वेपन है जो भारत की इन्वेंट्री में आ रहा है। और बहुत इम्पोर्टेंट है जो इसमें चार्ज है, जो इसका प्रोजेक्टाइल है वो एक हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक है और एक टेंडम चार्ज में काम करता है। इसका मतलब कि इसमें दो चार्ज होते हैं और आजकल के जो मॉडर्न टैंक्स है अगर आपको डिस्ट्रॉय उनको करना है तो इस टाइप का आपको एक चार्ज आपको चाहिए होगा, क्योंकि टैंक्स के पास एक एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर होता है जिसको ERA बोलते हैं। तो पहला वाला जो आपका चार्ज है वो एक्टिवेट हो जाता है जब आप एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर के साथ आपका जो कॉन्टैक्ट होता है और फिर जो आपका दूसरा चार्ज है वो टैंक को ध्वस्त करता है। तो एक फायर एंड फॉरगेट इसको सिस्टम है। इसके पास एक बहुत एक आधुनिक फीचर है लॉक ऑन बिफोर लॉन्च। इसका मतलब कि ये टारगेट पे ऑलरेडी लॉक ऑन हो जाता है और फिर इसको बाद में आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। और जो इसका फायरर है क्योंकि उसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है वो अपनी जगह भी बदल सकता है, क्योंकि उसके पास टाइम है 4 किलोमीटर तक इस लॉन्चर का जो ये इसको वॉरहेड अपना फायर करता है रेंज है। तो ये मैं मानता हूँ कि इसको आने वाले एक्चुअली वक्त में हम जब दुश्मन के आर्मर कॉलम्स की बात करेंगे, उनके लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस की बात करेंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल में भी ये बहुत कारगर आपको साबित होगा। और दूसरा आपने इसको जिक्र किया एक्सकैलिबर राउंड। अब ये जो एक्सकैलिबर राउंड है ये एक 155 mm का राउंड है और एक प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन है। इसका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 मीटर, इसका मतलब कि 2 मीटर के अंदर ये वार करता है। तो एक इसको बहुत ही एक प्रिसिशन वेपन है, बिकॉज इस टाइप का एक आर्टिलरी प्रोजेक्टाइल भारत की फौज में नहीं है आज की डेट में। इसलिए हम बहुत अपेक्षा कर रहे थे कि हमारे पास जल्दी से जल्दी ये आए और ये तकरीबन 50 किलोमीटर की रेंज पे हम इसको फायर कर सकते हैं। और जो हमारे पास गन्स हैं, अटैक्स हैं, हमारे पास धनुष है, हमारे पास वज्रा K9 है, ये सबके साथ कंपैटिबल है। तो मैं मानता हूं कि ये जो डील हो रही है और मैं एक्चुअली चाहूंगा कि ये और क्वांटिटी में खरीदा जाए, बिकॉज अभी इसको मुझे लगता है क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं रहेगी और आने वाले वक्त पे मुझे लगता है हम इसका एक रिपीट ऑर्डर देंगे और हमारे पास और क्वांटिटी भी आएगी। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। अच्छा प्रफुल्ल बख्शी सर, देखिए ये जो डील हो रही है ये कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और दूसरी बात ये भी जो बात राजन कोचर सर कह रहे हैं, क्या ये जो अभी अमाउंट है वो कम है, मतलब इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है? और अभी के सर जो पिछले कुछ समय में अगर दुनिया में हम युद्ध देख रहे हैं उसको देखते हुए ये कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारत इस तरह की डील करे और अपने आप को मजबूत बनाए? थैंक यू खुशबू जी। जनरल कोचर बिल्कुल, जनरल राजू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें दो राय नहीं है एंड कि हमको ये जो लीथल एम्यूनिशन की, खासकर ये आर्टिलरी राउंड्स की जो हमारी कमी कारगिल में पड़ गई थी। क्यों पड़ गई थी? क्योंकि हम बना नहीं रहे थे। अब ये जो हमने डील साइन कर रहे हैं, क्या इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया का प्रावधान है? क्या हमने ये कॉन्ट्रैक्ट में साइन कराया है, including anti-tank javelin, including Excalibur? Excalibur otherwise is a very good weapon system. इसके अंदर आफ्टर लॉन्च ये ग्लाइड कर सकता है, कनाट खुल जाते हैं एंड CP इसका लेस देन 2 मीटर्स है। बड़ी शानदार बात है, इसमें दो राय नहीं है। पर जब लड़ाई जैसे मॉडर्न वॉरफेयर आज की चल रही है, 4 साल हो गए यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई, उससे भी ज्यादा वो, अब ये कोई अमेरिका इराक की लड़ाई नहीं है। अब ये लड़ाई जब होती है, जब दो देश लड़ते हैं, लॉन्ग टर्म की लड़ाई है, ये कोई 4-4, 5-5 दिन की लड़ाई नहीं है। आपका वॉर रिजर्व्स क्या है? अभी तो आजकल हम लोग, हमारे सीनियर आर्मी कमांडर्स ने बोलना बंद कर दिया है। आज से 3-4 साल पहले जब आर्मी चीफ्स बोलते थे तो बताते थे कि कितने हफ्तों का वॉर रिजर्व है आपके पास। ये सारा का सारा क्यों कमी है? क्योंकि हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बना नहीं रही थी। अब हम देखेंगे क्या हमारा प्रावधान है कि दिस एक्सकैलिबर वेपन
एंटी टैंक जेवलिन मिसाइल और जितने वेपन लोकेटिंग रडार्स वगैरह, आर वी गोइंग टू मेक इट और नॉट? आर वी फोर्सिंग अमेरिका और इज अमेरिका फोर्सिंग दिस डील ऑन अस? हमारे को इसकी जरूरत है और ये बहुत अच्छी डील है। दिस इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की आर्टिलरी की बड़ी जबरदस्त जरूरत है। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो आपके पास आर्टिलरी होनी चाहिए। आर्टिलरी जब टैक्टिकल बॉम्बिंग करता है ऑन द बैटलफील्ड, तब आपकी आर्मी आगे बढ़ती है। एयरफोर्स की बॉम्बिंग जो होती है वो टारगेट डिस्ट्रॉय जरूर कर देती है, पर आपको मैं बता दूं वो सारी होती है जब आर्मी ऑक्यूपाई आगे जाके करती है। तो आर्मी को आगे बढ़ाने के लिए फील्ड आर्टिलरी की बड़ी जरूरत होती है। आपको एंटी टैंक जेवलिन टैंक एंटी टैंक वेपन्स की जरूरत है या एक्सकैलिबर की जरूरत है और रहेगी। पर हमको ये देखना होगा हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रावधान है कि नहीं। इसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा, ना ही मैंने पढ़ा है, बट मैं ये एक याचना कर सकता हूं गवर्नमेंट से कि यार कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन हो कि आपको फिर कहीं अगल बगल में देखने की जरूरत ना पड़े। मेक इन इंडिया तहत जो हमारी अब पॉलिसी बन गई है, उस पॉलिसी को हमको चलाना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जरूरी नहीं है कि अमेरिका के पास ही है, ये रशिया के पास भी है ऐसे वेपन सिस्टम, फ्रांस के पास भी है, जर्मनी के पास भी है। ये मत सोचिए कि सिर्फ यही है सिर्फ। तो हमको लेने के लिए और भी जगहें हैं अगर हमें लेना है, पर हम सिर्फ लेने से सिर्फ हमको सेटिस्फाई नहीं होना। हमको सेटिस्फाई होना है, इसकी टेक्नोलॉजी लानी है मेक इन इंडिया तहत। और जो हमारे आर्मामेंट के टेक्नोलॉजी के जो पार्क्स बन रहे हैं हर एक स्टेट के अंदर, बड़े बड़े डिफेंस कॉर्पोरेट सेक्टर जो इंक्रीज हो रहा है, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, हमें करना है। इसका एक्सपोर्ट हमें करना चाहिए, ना कि हम इसे इंपोर्ट लें। बात तब बनेगी क्योंकि तब आपकी जो फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड स्ट्रांग होता है व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग। तभी अमेरिका का स्ट्रांग इतना क्यों है? बिकॉज यू एक्सपोर्टिंग ऑल वेपन्स, कंट्रीज आर डिपेंडिंग ऑन अमेरिका। तो ये हमको देखना होगा। पर ये जो डील है ये शानदार डील है। वी मस्ट लुक फॉर अप कि इससे हमारे और वेपन सिस्टम्स, हमारे एफिशिएंसी ऑफ आर्टिलरी, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, उसकी और जो कैपेसिटी टू एडवांस इन टैक्टिकल बैटल एरिया डिपेंड्स ऑन दीज वेपन सिस्टम्स। नहीं तो स्टेलमेट वॉरफेयर के लिए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वेपन्स चल जाएंगे। पर ये बात आपको चाहिए इस मोबिलिटी के लिए, सीरियस मोबिलिटी के लिए, तब आपको इन वेपन्स की बड़ी जरूरत है। ठीक है सर। अच्छा राजन कोचर सर, ये जो परिस्थितियां फिलहाल अभी पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो दुनिया में सभी देशों के साथ बदली है। नो डाउट भारत के संबंध जो है वो अपने पड़ोसी जो देश हैं, चाहे वो नेपाल रहे, पाकिस्तान रहे या फिर श्रीलंका रहे, बांग्लादेश रहे, सबके साथ बदले हैं। और ऐसे में भारत हमेशा से ही तैयार रहा है, ना सिर्फ LOC पर LAC पर बल्कि तमाम उन सीमावर्ती जगहों पर जहां पर उसकी जरूरत है। ऐसे में अमेरिका के साथ भी सर संबंध बदले, लेकिन जब क्या इस तरह के रक्षा समझौते होते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना होता है और भारत कितना सजग है इस तरह के रक्षा समझौतों को करते हुए, तब जबकि ट्रंप तमाम चीजों को देख रहे हैं और तब जबकि ट्रंप ने पिछले कुछ समय में काफी परेशानियां भारत के लिए भी खड़ी की हैं। बहुत अच्छा सवाल है खुशबू जी। देखिए, इसको मैं 37 साल फौज में रहा और मैंने इसी क्षेत्र में काम किया है, प्रोक्योरमेंट्स में और इसको एमुनिशन मैनेजमेंट में। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, और जो आपका सवाल है कि हम जब इसको समझौता ऐसे करते हैं, और जो बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, क्या हमारे पास सर्च कैपेसिटी है? बिकॉज लड़ाई में एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता नहीं कि लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी। अब हर एक लड़ाई सिंदूर की तरह नहीं होगी, आपका 4 दिन में ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की स्टेटमेंट सुनी है, 4 दिन हो सकते हैं, 40 दिन हो सकते हैं, 40 महीने हो सकते हैं। तो क्या आपके पास क्षमता है, एक डिफेंस इकोसिस्टम क्या आपके पास है जैसे रशिया के पास है, कि आपके पास उसकी सर्च कैपेसिटी होनी चाहिए? उसके लिए ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं मानता हूं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको मैंने भी नहीं देखा है, बट मैं चाहूँगा इसमें एक क्लॉज हो जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का इसको मेंशन हो, क्योंकि आने वाले वक्त में हम बार बार अमेरिका के पास थोड़ी जाएंगे। आज अमेरिका हमको दे रहा है, कल अगर वो मना कर दे
तो हमारा क्या होगा? आपको मैं एग्जांपल देता हूं, जब ये आपने अपना इसको ब्रह्मोस को राफेल में फिट करना था, आपके पास सोर्स कोड नहीं था, आपको फ्रांस ने दिया नहीं उस टाइम पे। तो बाद में जो बातचीत हुई है शायद वो आपको मिल जाएगा, पर जब आपको चाहिए था आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सके, इसको राफेल के ऊपर आप उसको फिट नहीं कर सके। तो इसको ये एक लेसन है हमारे लिए, और हर एक लड़ाई एक लेसन हमको सामने लेके आती है। और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का क्लॉज होना चाहिए, और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हमारी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर हम एक वेपन सिस्टम ले रहे हैं, अगर आपने एक्स कैलिबर राउंड अपना ले रहे हैं, आप जेवलिन ले रहे हैं, हमारे पास स्पाइक भी है। हमारे पास इजराइल की जो स्पाइक ATGM है वो जेवलिन से भी बेहतर है। तो एक हाइब्रिड मोड में हम हैं। अब हम हर एक टाइप का वेपन सिस्टम अपने पास रखना चाहते हैं, बट हमको जल्दबाजी में डील्स नहीं करनी चाहिए, सोच समझ के करनी चाहिए। उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेके आना चाहिए, और उसमें एक MRO भी लेके आना चाहिए। MRO का मतलब है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। अभी जो ये तो एमुनिशन है, इसको MRO की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अगर हम बाकी प्लेटफॉर्म्स लेते हैं, जैसे अल्ट्रा लाइट हवाइजर M777 जो हमारे अमेरिका से लिया है, ये उसमें ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं थी, तो बार बार आपको अमेरिका के पास जाना पड़ेगा। तो MRO भी आपके पास होना चाहिए। इसकी एक लाइफ साइकिल होती है हर एक इक्विपमेंट की, और कुछ साल के बाद इसका ओवरऑल होगा, और जो ये आपके पास फैसिलिटी होगी ओवरऑल और रिपेयर की और मेंटेनेंस की, वो आपके पास भारत में होनी चाहिए। और इसीलिए मैं ये चीज़ मानता हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, आपके प्रोग्राम में रेज हुआ है, और शायद लोग सुन रहे होंगे जो गवर्नमेंट में है कि इसके ऊपर जो तवज्जो देने की ज़रूरत है। बिकॉज आज आपने 100 ले लिए, 100 क्या होता है? इसको 100 आपके जेवलिन आपके क्या होते हैं? यूक्रेन के पास 1000 से ऊपर जेवलिन है। तो आपको जब एक वेपन सिस्टम आपको लेना पड़ेगा, तो उसमें एक तो आपको प्रोक्योरमेंट क्वांटिटी आपको स्केल अप अपनी करनी पड़ेगी कि आपकी जो आपकी जरूरत है उसके हिसाब से आप ले रहे नहीं ले रहे। आप एक अमेरिका को खुश करने के लिए आप उनको ऑर्डर इसको दे रहे, वो बात आपकी बनेगी नहीं, बिकॉज आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में अपनी जो आपके वॉइड्स हैं, ये जो ऑफेंसिव इसको ऑपरेशंस के आपके जो वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स को आपने इसको फिलअप अपना करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्च कैपेसिटी आपने क्रिएट करनी है, आपने एक प्राइवेट इंडस्ट्री को इसको शामिल अपना करना पड़ेगा, बिकॉज PSU अकेले काम नहीं कर पाएंगे। इसको मैंने PSU का बहुत डीप स्टडी किया है, वो ये आपकी ज़रूरतों को मेकअप नहीं कर सकती हैं, आपको प्राइवेट सेक्टर को लेके आना पड़ेगा। और खुशी है मुझे कि प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी आ चुका है, और काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है प्राइवेट सेक्टर, उसको और बढ़ाना पड़ेगा, उसको बजट देना पड़ेगा, उसको अश्योर्ड ऑर्डर देने पड़ेंगे। बिकॉज अगर एक असेंबली लाइन, एक प्राइवेट प्लेयर एक असेंबली लाइन अगर उसको लगाना उसको चाहेगा, तो उसको एक अश्योरेंस मिलनी चाहिए कि हर एक साल उसको ऑर्डर मिलेगा। आपने उसको एक साल ऑर्डर दे दिया, अगले साल आपने नहीं दिया जी, तो क्या करेगा अपनी असेंबली लाइन लेके? ये सारे प्रैक्टिकल मुद्दे हैं जो आई थिंक इसको सोचने की जरूरत है। और जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एक बहुत ही टेक्निकल और एक प्रोफेशनल तरीके का होता है, और इसको एक आम आदमी नहीं हैंडल कर सकता है। ठीक है, तो सर। उसमें आपको ट्रेनिंग की भी जरूरत है, हमारे ऑफिसर्स को कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट बिल्कुल सब कुछ मतलब प्रॉपर हो तभी काम चलेगा, सिर्फ डीलिंग से नहीं होगा। ये बात भी आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। आते हैं सर आपके पास, प्रफुल्ल बख्शी सर। आजकल के जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जिस तरह से पिछले कुछ समय से आप देखिए ना, एक युद्ध कितना लंबा चल रहा है, चाहे हम रशिया यूक्रेन की बात करें या फिर इजराइल की हमास, जो ये तमाम हूती जंग चल रहा है, मतलब एक जंग समाप्त नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है, और ये बिल्कुल कंटिन्यूअसली चलता है। इसमें हमने कई बदलाव देखे। हमने देखा है कि ड्रोन की उपयोगिता किस तरीके से हो सकती है, किस तरीके से अमेरिका की मदद सामने आई है। मतलब ये सारे सर्कमस्टांसेस सर ये बताने के लिए काफी हैं कि भारत को भी हर परिस्थितियों के अनुसार तैयार रहना होगा, क्योंकि पड़ोस में पाकिस्तान है, पड़ोस में चीन है, जिसकी जिस तरह की नीतियां रही है, जिस तरह से वो जमीनों को हड़पता है, तो ये तमाम चीजें जो है वो भारत के भी दिमाग में है, और भारत भी ये सब कुछ सोचकर ही इस तमाम डीलों की तरफ आगे बढ़ रहा है। खुशबू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर इससे पहले रिक्वायरमेंट होती है
आपकी सोच इस लाइन में होनी चाहिए, आपकी पॉलिसीज और डॉक्ट्रिन लिखी जानी चाहिए। अगर आप ये कहते जाएं कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम पहले हमला नहीं करेंगे और इत्यादि इत्यादि, एक टाइम था आपके पॉलिसीज में था ये था कि हम डिफेंस इक्विपमेंट नहीं बनाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम महात्मा गांधी गौतम बुद्ध के देश हैं। ये आपकी डिफेंस पॉलिसी थी। आपको हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा। 1962 की वॉर हो रही थी, आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉफी परकुलेटर्स बना रही थी। अब आपको पता चल जाए कि क्या हमारी स्थिति थी, मनोस्थिति उस समय की क्या थी। अब वो चेंज हो रही है। अब जैसे चाइना अपने स्कूल में सिक्योरिटी स्टडीज बच्चों को पढ़ाता है, कॉलेजेस में इस बात के तवज्जो दी जाती है कि किस तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री इंक्रीज हो सकती है, इसकी आपको नॉलेज और टीचिंग होनी चाहिए, तब आपकी पॉलिसीज बनेंगी। रैंड कॉर्पोरेशन ने लिखा था 1947 से लेकर 95 तक भारत की सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन ही नहीं है, सारी लड़ाइयां बिना डॉक्ट्रिन के हुई हैं। यह स्थिति अब नहीं रहेगी। 2014 के बाद जो ये बदलाव देख रहे हो आप, ये हमने अपनी मनोस्थिति बदल दी है। अब आपके जो डिफेंस जो प्रोडक्शन में चेंज आया है, उसके कारण आप देखेंगे कि आपको पूरा का पूरा जो पैटर्न है, इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करना, प्राइवेट इंडस्ट्री को लगाना, और एफडीआर, अगर आपको फॉरेन इंडस्ट्री मंगानी है, उसका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 100% कर दिया है। ऑफसेट अरेंजमेंट्स की बात आ गई है। और ये सारा का सारा, और जो जनरल कोचर बोल रहे थे, आपका जो ऑर्डिनेंस का इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में जो चेंजेस आए हैं, अब देखिए आप 100 जब 500 शेल लेके जाएंगे, लड़ाई ना हुई, उनका शेल्फ लाइफ खत्म हो जाएगी। जब शेल्फ लाइफ खत्म हो जाती है तो आपको आर्टिलरी शेल को क्या करना पड़ता है? डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। आप उसको क्या रिन्यू थोड़ी कर सकते हैं ब्रासो लगा के, पॉलिश करके? ये नहीं होता। ये सारी की सारी चीजें हमारे को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ाएगी, प्राइवेट इंडस्ट्री को इंक्लूड करेगी। इसके लिए आईआईटी में स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स लिखने पड़ेंगे। दे हैव टू स्टडी दिस। हमारे बच्चों को इसकी शिक्षा देनी चाहिए हमें कि ये गेम सिर्फ आर्मी और एयरफोर्स और नेवी में सीमित ही ना हो, ये सबको पता होना चाहिए। इसके लिए खुशबू जी, हमको ये जो आपका प्रोग्राम है, ये आई रियली अप्रिशिएट कि ये ऐसा प्रोग्राम कराया है ताकि एवरीबडी इज कमिंग टू नो। बट फिलहाल ये जो डील हो रही है, वी होप कि गवर्नमेंट चेंजेस द पॉलिसी, हैज केटर्ड टू इट। अब आगे प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, मिलाएंगे, और हम ये देखेंगे कि और इससे हम और बेटर क्या कर सकते हैं। R&D में कितना पैसा लगा रहे हैं हम। अब आप अपना बजट खोल के देख लीजिए और देखिए R&D में कितना पैसा लग रहा है। मिनिमम पैसा खर्च होता है भारत की R&D में। हमको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जितना पैसा लगाओगे तब लगेगा। आपका जो GDP है डिफेंस का कितना है? It should not be 1.9%, it should be 3.8 to 4% of your total GDP of the country। तब आपको पता चलेगा कि क्या हो। आपकी लड़ाइयां अब छोटी मोटी नहीं होंगी कि अब अगर 3 front वॉर खुल गई बिटवीन बांग्लादेश वन साइड, चाइना वन साइड एंड पाकिस्तान वन साइड, आप कैसे मुंह देखोगे? ये बात सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब समय की थोड़ी कमी भी है। राजन कोचर सर, अब बस मैं लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहती हूँ। जो बात प्रफुल्ल बख्शी सर कह रहे हैं उसी को आगे ले जाते हुए, अब वो सिचुएशन नहीं हो सकता है कि अब पाकिस्तान जो है उसके सिनेरियो इतने अच्छे बांग्लादेश के साथ बन गए हैं। चीन हमेशा से उसका हिमायती रहा है। क्या पता तीनों मिलकर प्लानिंग कर दे। भारत को अब उस हिसाब से ही सोचकर आगे बढ़ना होगा। खुशबू जी, ये जो विकसित भारत की बात हो रही है ना, इसको बदल के सुरक्षित भारत की बात करनी चाहिए। हाँ। और बिकॉज आप विकसित नहीं बन पाएंगे जब तक आप सुरक्षित नहीं होंगे। और जैसे आपने देखा, बांग्लादेश की आपने बात की, नया फ्रंट खुल गया और इसको बांग्लादेश बॉर्डर पे मैं पोस्टेड रह चुका हूँ। खुला बॉर्डर है, कोई इसको फेंसिंग नहीं है, इसको लोग आते हैं जाते हैं और वहां पे इन्फिल्ट्रेशन इतनी होती है। तो जो आपकी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट इतना वनरेबल हो चुका है। आपने अभी देखा कि जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, उसकी तार आपको बांग्लादेश तक का आपको दिखाई दी। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपने जो अभी मुद्दा रेज किया है। और जो सिक्योरिटी के ऊपर हम अपना पैसा, हम अपने ये मैं एक बार एक कमेंट एक पॉलिटिशियन का सुन रहा था कि हम फौज को इतना पैसा क्यों दे रहे हैं, लड़ाई तो होने वाली नहीं है। अब आपने देख लिया ना कि इसको लड़ाई कभी भी हो सकती है आज के एक सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में। उसके लिए आपको फौज को अगर आपको तैयार करना है
तो फौज को आपको बजट देना पड़ेगा, आपको जो फौज की जरूरत है ये पूरी करनी पड़ेगी, और इसीलिए अभी वक्त आ गया है। और खुशी है मुझे कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट स्टार्ट हो गया है और 50,000 करोड़ फौज को दिया गया है 1 साल के अंदर खर्च करने के लिए, जिसमें आपकी जो भी आपका क्रिटिकलिटीज हैं, जैसे आपको ड्रोन चाहिए, आपको मिसाइल चाहिए और आपको इतनी क्वांटिटी में चाहिए, हम उसको खरीद रहे हैं। तो अभी ये एक पहल है और उसको मुझे इसको उम्मीद है कि ये एक पहल तक ही ना रहे, हम इसको एक नेक्स्ट स्टेज तक लेके जाएं और इसको कंटिन्यूसली हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। आप इसको देखिए, जो पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हम चाइना और पाकिस्तान के साथ लड़े, साथ में टर्की भी। तो इसको एक देश नहीं है, 3 देश, अजरबैजान भी घुसा हुआ है। तो इतना आसान नहीं है इनको लड़ना, इसलिए भारत को और ताकतवर होने की जरूरत है। बिल्कुल सर, ये बात आप सही कह रहे हैं, भारत को और ज़्यादा ताकतवर होने की ज़रूरत है और शायद इसी दिशा में भारत लगातार काम भी कर रहा है और लगातार इस पर नज़र भी रहेगी कि आने वाले समय में भारत की डील किस तरीके से तमाम देशों के साथ होती है। बहुत शुक्रिया राजन कोचर सर आपका भी और प्रफुल्ल बख्शी सर आपका भी समय देने के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है जो डील